हेलो एवरीवन। आज हमें बात करनी है कुलम्ब्स लॉ के बारे में और उनसे जो फोर्स एग्जर्ट होगी उनके बारे में। तो कुलम्ब्स लॉ इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। देखो आपने पॉइंट चार्ज भी क्लियर किया था जिनका डायमेंशन कम होगा जो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, स्टेशनरी का भी मतलब क्लियर किया था। आपको पता है सेम चार्ज के बीच में रिपल्जन फोर्स एग्जर्ट होगी, अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन एग्जर्ट होगा। So that force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining two charges. इनको हमें समझना है, ठीक है। फिर से देख लो, इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज directly proportional to the product of magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This force acts along the line joining the two charges. देखो अगर मैं यहाँ पे दो चार्जेस कंसिडर करूँ प्लस Q1 एंड प्लस Q2, और अगर ये दोनों का डिस्टेंस मैं सेंटर टू सेंटर ले लूँ R, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो इन दोनों चार्जेस को यहाँ पे देखो ये लाइन ज्वाइन कर रही है ना, तो आपको पता है लाइक चार्जेस है तो इनका रिपल्शन होगा। तो ये सेकंड के ऊपर फर्स्ट वाला चार्ज फोर्स एग्जर्ट करेगा F21 और फर्स्ट के ऊपर सेकंड फोर्स करेगा F12। तो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ना दूर जाने वाली, देखो ये, तो वो कौन सी लाइन पे, ये लाइन जो दोनों को ज्वाइन करती है। अगर मानो कि ये आपकी कौन सी फोर्स है, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है। मानो कि Q1 को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँ, Q2 को नेगेटिव कंसिडर करूँ, तो अभी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये लाइन पे ही होगी जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है। तो ये देखो ये वाली डायरेक्शन में होगा ना अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे के पास में आते हैं। तो ये मतलब है ये वाली लाइन का, ये लाइन का दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दी टू चार्जेस। अब देखो ऊपर से बात करें तो ये जो फोर्स एक्ट होगा, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज, फोर्स बिटवीन टू चार्ज F is directly proportional to product of magnitude of two charges। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। तो ये दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट है कि नहीं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर 1/r²। तो अगर मैं कंबाइन लिखूँ तो मैं ऐसे लिख पाऊँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। ये आपकी कूलम्ब्स लॉ है स्केलर फॉर्म में। समझ में आ कि नहीं? तो ये आपका क्या बनेगा, कूलम्ब्स लॉ इन अ स्केलर फॉर्म, F K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ये जो K है आपकी वो कौन है, कूलम्ब कांस्टेंट है। उनको आगे अभी हमें स्टडी करना है। क्लियर? तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। तो अब ये लो आपको समझ में आया कूलम्ब्स लॉ, क्लियर ना? चलो, तो ये जो फोर्स है F, वो आपकी कूलम्बिया फोर्स बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलोगे आप, इनको इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हो। चलो आगे जाते हैं। तो फोर्स का इक्वेशन में फिर से लिखूँ, F इज इक्वल टू K बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 डिवाइड बाई r²। K की जगह पे देखो एक मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, F4πε0 Q1 Q2 बाई r²। ये भी आपकी कूलम्ब्स लॉ है, लेकिन ये जो ε0 है वो कौन है, आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब कि दोनों चार्जेस कहाँ पे थे, फ्री स्पेस के अंदर थे। और ये जो आपका K है वो कौन है, आपकी कूलम्ब कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू होगी कूलम्ब कांस्टेंट, तो उनको मैं अलग से आपको डिफाइन करके देता हूँ। ये इक्वेशन 1 याद रखो। अब ये बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दो, जब भी कूलम्ब्स लॉ बोले तो ये डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r² ना।
तो के में ऐसे लिखो एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1/Q2। तो इनका एसआई यूनिट क्या होगा कूलम कांस्टेंट का, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, चार्ज कूलम स्क्वायर। ये एसआई यूनिट होगी आपकी कूलम कांस्टेंट की। और ये जो के की वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये के की जगह पे मैंने क्या लिखा है, के की जगह पे 1/4πε0 लिखा है, तो k इज इक्वल टू 1/4πε0। तो ε0 आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, 1/4π के होगा, इनवर्स ऑफ के होगा। उनका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये जो ε0 है उनकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उनकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपके ε0 की वैल्यू है। चलो डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला कूलम कांस्टेंट के लिए, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है ना, तो न्यूटन m1L1T-2 मीटर स्क्वायर मतलब L2। कूलम स्क्वायर, देखो कूलम के लिए आपने बोला था ना इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो कूलम A1 T1 था, या तो आप Q1 लिखते थे ऐसे, तो दोनों टर्म्स में मैं निकाल के देता हूँ। तो पहले हम लेते A1 T1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या बनेगा A2 T2। समझ में आ कि नहीं, चलो तो M1 L3 T-4 A-2 ए के टर्म्स में मिला, एम्पियर के टर्म्स में। और अगर उनकी जगह पे मैं ए वाला यूज़ करता, M1 L1 T-2 L2 ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए Q यूज़ कर लूँ तो Q2 स्क्वायर है ना कूलम स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा मेरा M1 L3 T-2 Q-2। तो ये दोनों आपकी डायमेंशनल फार्मूला है इलेक्ट्रिक सॉरी ये आपकी दोनों डायमेंशनल फार्मूला है कूलम कांस्टेंट की। ये दोनों कूलम कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला है, याद रखना। ε0 का क्या होगा, तो ε0 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ε0, तो वो क्या बनेगी, इनका रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्लस है ना, वहाँ पे माइनस, और माइनस की जगह पे प्लस, तो m-1 L-3 T-4 A2। तो ये आपका किसका डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, ε0 का। ये देखो m1 L3 T-2 Q-2 है ना, तो प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, मतलब और ऐसे में लिख सकता हूँ m-1 L-3 T2 Q2। तो ये जो अभी जितना भी किया, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू याद रखनी है कूलम कांस्टेंट की, ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस याद रखनी है, और ये 4 डायमेंशनल फार्मूला भी आपको याद रखने हैं, और साथ में उनके यूनिट्स। डायमेंशनल फार्मूला आप कभी रट्टा नहीं करोगे, बेटर है आप यूनिट याद रखो। यूनिट के लिए भी रट्टा नहीं करना, आपको इक्वेशन याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब एग्जाम के अंदर पूछे तो आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है। ये यहाँ पे कूलम्स लॉ रुके थे ना, तो कूलम्स लॉ में ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के कूलम कांस्टेंट, वहाँ पे आप खाली इतना ही लिखोगे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, वेर करके। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, तो ये आपको यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, ये जस्ट आपको याद रखना है। एग्जाम में इनके रिलेटेड डायमेंशनल फार्मूला पूछेंगे, ε0 का पूछेंगे, कूलम कांस्टेंट का पूछेंगे, क्यू के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं और एम्पेयर के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स था, तो अभी पहले वाले पॉइंट पे ये जो आपकी फोर्स थी F = 1/4πε0,
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो वो क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ फ्री स्पेस। मानो कि अभी ये दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस के लिए मैं कोई मीडियम के अंदर लेके जाऊँ तो क्या होगा, देखो पहले दोनों चार्ज अपने कहाँ पे थे, फ्री स्पेस के अंदर थे, अभी उनको मीडियम के अंदर लेके जाना है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन। पहले एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अभी जो फोर्स बनेगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, एक Q1 Q2 पहले जितने डिस्टेंस पे वही डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ पे मीडियम है और मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, नॉट फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये जो फोर्स बनेगा ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। देखो पहला वाला इक्वेशन था, F लिखा था वहाँ पे हमने फोर्स इन अ फ्री स्पेस 1/4 पाई, यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन नॉट था। यहाँ पे मीडियम के अंदर है और मीडियम की परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका एप्सिलॉन, ठीक है। तो इक्वेशन 1 भी आपको याद है ना, ये वाला, ये आपकी इक्वेशन 1 है। तो 1/2 करूँ तो ये फोर्स इन अ फ्री स्पेस है, फोर्स इन अ मीडियम है। तो इक्वेशन 1/2 करो तो F फोर्स इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय फोर्स इन अ मीडियम क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ये क्या लिखा आपने, फोर्स इन अ फ्री स्पेस, फिर फोर्स इन अ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सब कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है ना, ठीक है। तो ये जो आपका है ना वो रिलेटिव परमिटिविटी, याद रखो ये कौन है आपकी, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये कौन है आपकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इनका कोई यूनिट नहीं होगा, रेशियो ऑफ परमिटिविटी है ना। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिलेटेड टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो F डिवाइड बाय FM इज इक्वल टू K, ये कूलम कांस्टेंट नहीं है, ये कौन है आपकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। चलो तो यहाँ पे देखो फोर्स इन अ मीडियम FM किसके बराबर बनेगा, F डिवाइड बाई K। तो ये क्या था, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन फ्री स्पेस था ना, तो मतलब कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/K टाइम फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन अ फ्री स्पेस। मतलब कि अगर दो चार्ज को मानो कि एक फ्री स्पेस के अंदर रखा है मैंने और दोनों का फोर्स ना 10 न्यूटन है, फिर उनको दोनों चार्जेस को सेम डिस्टेंस पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाले मीडियम के अंदर रखूँ तो वो फोर्स ना कितना बनेगा, पहले फ्री स्पेस में 10 था डिवाइड बाई K 2, मतलब 5 न्यूटन बन जाएगा। तो समझ में आ कि नहीं, ठीक है। चलो अभी और भी थोड़े वर्क, चलो थोड़े प्रैक्टिस है इनके बेस पे, फोर्सेस में कैसे चेंज होता है। कूलम्ब्स लॉ अपना खत्म हुआ, ठीक है, वहाँ पे लास्ट में। चलो तो यहाँ पे देखो, अगर बोले आपको कि दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 और दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, R डिस्टेंस, तो उनकी जो कूलम्ब फोर्स है ना दोनों के बीच में, तो वो किसके बराबर है, कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर। अभी क्या क्या चेंजेस करते हैं देखो तो आप, तो मानो कि आपको बोले कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल करे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल करे और डिस्टेंस वही रखे, तो फोर्स क्या मिलेगा पहले वाले के कंपेयर में। तो फोर्स का नया इक्वेशन मानो कि F1 बोलूँ मैं, तो क्या होगा, K 2Q1 2Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगा कि नहीं,
मतलब 4k(Q1Q2)/r² होगा। तो ये तो पहले वाली फोर्स है, मतलब पहले से कितना बन जाएगा, 4 टाइम्स बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर आपको बोले कि डिस्टेंस को हाफ करे, Q1 Q2 दो चार्जेस थे, उनके डिस्टेंस को मैं हाफ करूँ, r/2 कर दूँ पहले से, तो फोर्स में क्या चेंज होगा। देखो इनका इक्वेशन फिर से, F2 फोर्स बोलो इनके बीच में, तो k(Q1Q2)/r/2² बनेगा कि नहीं, 2² ऊपर जाएगा तो 4k(Q1Q2)/r²। तो ये तो पहले वाली फोर्स है, 4F टाइम बनेगा। फिर क्या बोलते हैं आपको कि मैग्नीट्यूड को भी हाफ कर दो आप और डिस्टेंस को भी आप हाफ करो, तो अभी जो फोर्स एग्जर्ट होगी वो कैसे होगी। तो देखो F3 बोलो इनको, तो k(Q1/2)Q2/2 मतलब देखो k(Q1Q2)/r², 2² 4, A4 और A² इनका कैंसिल इनके लिए, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, पहले वाला फोर्स मिला, देयर इज नो चेंज इन अ फोर्स। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस चेंज होगा, जब भी चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो उनके बीच में जो फोर्स एग्जर्ट होती है वो भी आपकी चेंज होगी। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ था इन अ स्केलर फॉर्म। अभी हमें जब नेक्स्ट बात करनी है तो वो कौन होगा, अपना कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर। देखो यहाँ तक ये अपना थर्ड टॉपिक कूलम्ब्स लॉ और ये इनके रिलेटेड थोड़े पॉइंट थे। तो अभी मैं आपको बता दूँ आपको कितना याद रखना है। तो मैं नोट्स में जितना आपको दिखा उतना ही आपको अभी होमवर्क में लिखना है, और जब भी एग्जाम में पूछे तो याद रखना है। 2 मिनट, मटेरियल किधर ही है। देखो यहाँ पे तो एक कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ एग्जाम में पूछे ना कि एक्सप्लेन द कूलम्ब्स लॉ इन अ स्केलर फॉर्म, तो यहाँ तक एक्सप्लेन करो, सॉरी यहाँ तक एक्सप्लेन करो 2 मार्क में बस। आपको पूछे डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स इन अ फ्री स्पेस एंड अ मीडियम, तो यहाँ तक जाना है आपको। F/FM के था ना वो वाला, मतलब FM=F/K, वो वाली रिलेशन तक जाना है। क्लियर। और जब भी एग्जाम में पूछे तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अलग से MCQ में पूछा है इनका डायमेंशनल फार्मूला यूनिट, तो आप उनको मेंशन करो, ठीक है। यहाँ पे दोनों डायमेंशनल फार्मूला मैंने खाली Q के टर्म्स में लिखे, मैंने अभी आपको लेक्चर में A के टर्म्स में भी करवाया, तो वो भी आपको याद रखना है और वो भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक है, एक कूलम्ब्स लॉ यहाँ तक स्केलर फॉर्म में। फिर आगे उनका रिलेशन जो है वो फोर्स बिटवीन फ्री स्पेस एंड फोर्स बिटवीन मीडियम वाला है। तो ये वाला यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म है वो अभी इवनिंग के लेक्चर में हम करेंगे। तो अभी इतना कर लो। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कूलम्ब्स लॉ आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इनके बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी करने हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। चलो बाय, हैव अ गुड डे।